नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और आज से बजट सत्र शुरू है, उसी के विजुअल्स आप देख रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संयुक्त संबोधन करेगी, वो सुनेंगे, आपको ले चलेंगे वहां पर। लेकिन मार्केट चेक देख लीजिए एक बार स्क्रीन पर। निफ्टी और आधा % के करीब करीब तेज यहाँ पर। वही बैंक निफ्टी में आज ज़्यादा अच्छा मोमेंटम है। अगर आप निफ्टी से कंपैरिजन करें तो ब्रेथ भी इंटैक्ट नजर आएगी। एक बार ब्रेथ की तस्वीर भी रख दीजिए स्क्रीन पर। लेकिन आज बैंक्स में अगर आप देखें तो प्राइवेट बैंकों से ज़्यादा साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक बार निफ्टी बैंक का कंट्रीब्यूशन प्लेट देख लेते हैं। जिस तरीके से अच्छी रिकवरी पीएसयू बैंक्स में भी निचले स्तरों से हुई है वो काबिल तारीफ है। ब्रेथ इंटैक्ट है वो एक अच्छी चीज़ है। और एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक कल के नतीजों के बाद कल भी अच्छा चला और आज भी साथ मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ने कल एक रिवर्सल साइन दिखाया था और आज भी मोमेंटम में, साथ ही एसबीआई पीएसयू बैंकिंग स्पेस से देखिए ये सपोर्ट करता हुआ। लेकिन बैकफुट पे थोड़ा इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। कल रिजल्ट आए थे इंडसइंड बैंक के, थोड़ा सा टूटा था लेकिन उसके बाद एक रिकवरी आई। लेकिन आज थोड़ा मुनाफा वसूली का शिकार होता हुआ। एक बार ब्रेथ की तस्वीर रखिएगा स्क्रीन पर ताकि हम अपने दर्शकों को बता पाएं कि आज जो मार्केट की स्थिति है वो कितनी अच्छी नज़र आ रही है। 2079 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी होती हुई, वही 769 ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ी बिकवाली हावी हुई है। और सेक्टर स्पेसिफिक भी अगर आप नज़र दौड़ाएंगे, और लगातार सीएनबीसी आवाज़ पर चर्चा हुई है 2 थीम्स की, बैंक्स और मेटल, वही आज भी चल रहे हैं। मेटल एज अ स्पेस रडार पर है, 2% से ज़्यादा इस पूरे इंडेक्स में तेज़ी बनती हुई। और जिस तरीके से चांदी और गोल्ड में रैली है वो एक बड़ा पेयर। और ऑयल एंड गैस आज जिस तरीके से क्रूड में एक उछाल देखने को मिला था, तो 3% यहाँ पर और पूरा ये स्पेस चढ़ता हुआ। लेकिन एफएमसीजी पैक आज थोड़ा बैकफुट पर, क्योंकि याद होगा आपको टाटा कंज्यूमर और मैरिको के नतीजे आए। हालांकि नतीजे ठीक ठाक थे, ऐसा कुछ नेगेटिव सरप्राइज नहीं था उस नतीजों में, लेकिन फिर भी थोड़ा स्ट्रीट ने डिफरेंटली लिया है। वैल्यूएशन के लिहाज से कंसर्न्स बताए जा रहे हैं, तो ये 2 स्टॉक्स थोड़ा आपको बैकफुट पर नजर आएंगे। उसका एक प्रेशर एफएमसीजी पैक में। लेकिन एनर्जी, एक बार डिफेंस पैक भी रख दीजिए। समझना ये ज़रूरी है कि बजट से हम मात्र कुछ सेशंस दूर हैं, अब कुछ दिन दूर हैं इनफैक्ट। और डिफेंस एज अ पैक ये भी काफ़ी अच्छा करता हुआ। सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली, 2.5% से ज़्यादा की यहाँ पर रैली देखने को मिल रही है। और आप अपने स्क्रीन पर विजुअल्स देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आते हुए। थोड़ी देर में हम चलेंगे बजट सत्र में और सुनेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद में क्या कहती हैं। अब से बस थोड़ी देर में दोनों सदनों को संयुक्त संबोधन करेंगी और देश भर के सांसद देर रात से राजधानी दिल्ली पहुंचने लगे हैं और अब से कुछ ही देर में आप उनको सुन पाएंगे। ओके, तो चलिए बात होगी, अब से थोड़ी देर में हम सुनेंगे। लेकिन एक बार डिफेंस पैक रखिएगा दोबारा स्क्रीन पे, क्योंकि मुझे कुछ यहाँ पर एक हलचल दिखी थी शुरुआत में ही और अच्छी तेज़ी यहाँ पर। एक बार हेल भी रखिएगा। बीईएल देखिए, बीईएल जिस तरीके से मूव्स आते हुए। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं इनफैक्ट जो डेज हाई की तरफ बढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल। उसमें देखिए स्क्रीन पे रखिएगा एक बार पावर ग्रिड और पूरा एनर्जी पैक भी, क्योंकि देखिए पूरा ओएनजीसी ऑयल इंडिया वो भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है पूरे एनर्जी पैक में। लेकिन पावर ग्रिड देखिए अच्छे मूव्स के साथ। इनफैक्ट यूटिलिटी स्टॉक भी आज परफॉर्म करे। और ध्यान देने वाली बात है, एनटीपीसी भी रख दीजिए स्क्रीन पर। 2.5% की तेज़ी के साथ एनटीपीसी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। पीएसयू स्टॉक्स चल रहे हैं बजट से पहले। अब कुछ ही दिनों में बजट, उससे पहले पीएसयू स्टॉक्स में एक अच्छा मूव देखने को मिला है। इनफैक्ट हमने लगातार चर्चा की है अल्ट्राटेक सीमेंट और एज अ पैक पर। सीमेंट एज अ पैक भी अच्छी तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार, तो यहाँ पे मूव्स अच्छे हैं। और लगातार हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर काउंटर में करना क्या है, आपकी क्वेरीज को भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी देर में राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू होगा, तो वो हम सुनेंगे। और बजट सत्र को लेकर जाहिर तौर पर सभी के मन में कई सारे सवाल हैं। क्या बड़े अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं इस बार बजट में? कई लोगों का, एक बड़ा तबका ये मान के चल रहा है कि शायद इस बार बजट ठंडा हो। लेकिन उम्मीद की किरण कई सारे ऐसे लोगों में, इन्वेस्टर्स के मन में भी जागी हुई है कि कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स आए। और अगर कुछ एक ऐसा ट्रिगर मिलता है तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि पूरे उसका असर जो है वो बाजार पे पड़ता हुआ नज़र आएगा। विजुअल्स आपके स्क्रीन पर राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ। ये अब देखते हैं कि
द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू क्या कहती हैं दोनों सदनों को संयुक्त संबोधन करते वक्त। ठीक है। माननीय सदस्यगण, संसद के इस समावेश सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। बीता वर्ष भारत के तेज विकास और विरासत के उत्सव के रूप में स्मरणीय रहा है। ये कालखंड अपने साथ अनेक प्रेरणाएं लेकर आया है। इस समय वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर पूरे देश में समारोह आयोजित हो रहा है। सभी देशवासी इस महान प्रेरणा के लिए ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को नमन कर रहे हैं। मैं आप सभी संसद सदस्यों को बधाई देती हूं कि इस पूर्ण अवसर पर संसद में विशेष चर्चा का आयोजन किया गया है। माननीय सदस्यगण, इसी दौरान देशवासियों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीद दिवस पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया। भगवान बिरसा मुंडा के 150 जन्म जयंती वर्ष के दौरान देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और आदिवासी समाज के योगदान को याद किया। सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती से जुड़े आयोजन ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत दी। सभी देशवासी इस बात के भी साक्षी बने कि कैसे भारत रत्न भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के समारोह सूर और देश का एकता के भाव से भर दिया गया है। जब देशवासी अतीत के ऐसे महान पड़ावों और अपने पूर्वजों के महान योगदान को याद करते हैं तो नई पीढ़ी के प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणा विकसित भारत के और हमारी यात्रा के ओर गति देती है। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2026 के साथ ही हमारे देश इस सदी के दूसरी पड़ाव पर पहुंच गया है। भारत के लिए सदी के पहले 25 वर्षों का समापन अनेक सफलताओं, गौरवशाली उपलब्धियों और असाधारण अनुभवों के साथ हुआ है। बीते 10-11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत की है। ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत की तेज यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। माननीय सदस्यगण, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमेशा समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया है। हमारे संविधान भी हमें यही प्रेरणा देता है। सच्चा सामाजिक न्याय यानी देश के हर नागरिक को उसका पूरा हक मिले, बिना किसी भेदभाव से मिले। मेरी सरकार सच्ची सामाजिक न्याय के लिए समर्पित है। इसी का नतीजा है कि पिछले एक दशक में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को हराकर गरीबी से बाहर निकल के सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबों को सशक्त करने के लिए अभियान और तेजी से आगे बढ़ा है। पिछले एक दशक में गरीबों के 4 करोड़ पक्के घर बने। बीते एक वर्ष में 32 लाख नए घर गरीबों को मिले। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, और 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा और 1 फरवरी को बजट होगा और आज से बजट सत्र शुरू हो गया है। जो भी अपडेट्स होंगे आप सिर्फ और सिर्फ देखेंगे सबसे पहले CNBC आवाज़ पर, तो जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ। और अब शुरू करते हैं हमारे खिलाड़ी नंबर 1 का कार्यक्रम। हमारे साथ सारे गेस्ट्स मौजूद हैं। LKP सिक्योरिटीज़ के रूपक डे जी हैं, कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले जी हैं और सैमको सिक्योरिटीज़ के धुपेश धमेजा जी हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का ही। वेरी गुड मॉर्निंग। आती हूँ आप तीनों के पास ही, लेकिन उससे पहले एक रिटर्न कार्ड की स्थिति देख लेते हैं। एक ही कारोबारी सत्र हुआ है, तो एक सेशन में कैसे रिटर्न की स्थिति है। धुपेश जी लीड ले रहे हैं और 6% से ज़्यादा का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से आता हुआ। अमोल अठावले जी और रूपक दे जी के बीच में कड़ा मुकाबला और 0.25% के करीब करीब दोनों के ही पोर्टफोलियो से रिटर्न्स मिल रहे हैं। धुपेश धमेजा जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लिया जाए, कौन से स्टॉक ने ज़बरदस्त कमाई कराई है और अभी क्या स्थिति इनके पोर्टफोलियो में
उसके बाद सीधे कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप देखें तो उन्होंने वारी एनर्जी से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। इनफैक्ट सारे स्टॉक से सेल, यूपीएल, ऑयल इंडिया और जिंदल स्टेनलेस से की है प्रॉफिट बुकिंग। बताइए धुपेश जी, आज के लिए कौन सा काउंटर रडार पर आया आपका? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग श्रेया जी। जो काउंटर है कमोडिटी स्पेस से ही है। हिंदाल्को स्टॉक का नाम है। करंट भाव से सलाह रहेगी बाय करने की। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 968 का स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे और 1050 का हम टारगेट अपसाइड में देख सकते हैं। ठीक है। कमोडिटी एज ए स्पेस काफ़ी अच्छा करता हुआ मेटल, तो हिंडाल्को रखे रडार पर। धुपेश धमेजा जी की पिक हो गई है। टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आएंगे, नोट कर लीजिए। और उसके बाद इनकी जो, ठीक है, तो टारगेट प्राइस है 1050 और 968 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अमोल अठावले जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लिया जाए। इनके पोर्टफोलियो में क्या कुछ फेरबदल देखने को मिल रहा है? क्या किया इन्होंने? प्रॉफिट बुकिंग की है आईसीआईसीआई बैंक से, आईआरसीटीसी को भी होल्ड कर रहे हैं और मैक्स फाइनेंशियल में स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अमोल जी, कौन सा काउंटर आज के लिए सुझाएंगे? जियो फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 253 के आसपास पिक किया था, अभी थोड़ा सा ऊपर है। पोजिशनली टेक्निकल बाउंस बैक अगर आता है तो 270 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 248 का। जियो फाइनेंशियल की चर्चा हुई है तो एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, जियो फाइनेंशियल हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो आपको तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। इस प्लेटफॉर्म पर अमोल अठावले जी ने सुझाया है जियो फाइनेंशियल को लेकर। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वो 270 का टारगेट है, 248 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। रूपक डीजी का पोर्टफोलियो रख देते हैं स्क्रीन पर। इन्होंने क्या एक्शन लिया है अपने पोर्टफोलियो में? और देखिए बजाज फाइनेंस यहाँ पर सेल की इनकी कॉल थी, अभी भी कायम है। सिटी यूनियन बैंक को भी होल्ड कर रहे हैं और नैल्को से इन्होंने कर लिया है प्रॉफिट बुकिंग। बताइए रूपक जी, कौन सा स्टॉक आज के लिए? जी, मेरा नेक्स्ट स्टॉक कॉल रहेगा माइंस एंड मेटल सेक्टर से। एनएमडीसी स्टॉक ने आवली चार्ट पे एक इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट दिया, तो मुझे लगता है सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। यहाँ से स्टॉक पे बाई की सलाह रहेगी अराउंड 81 फॉर टारगेट ऑफ 87 और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 79.50 पे। ओके, एनएमडीसी अच्छा लग रहा है रूपक जी को। यहाँ पर खरीदारी की राइट डेज हाई पर कर रहा है कारोबार, तो 87 का टारगेट है, 79.5 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अच्छा अमोल जी, एक और स्कोप है आपके पोर्टफोलियो में, कौन सा स्टॉक रडार पर? नहीं, फिलहाल वेट करना चाहूंगा। सेकंड हाफ में कोई पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार अमोल जी की तरफ से। धुपेश जी, आपने चुना क्या दूसरा स्टॉक? नहीं, एक्चुअली मैं भी थोड़ा वेट करना चाहूंगा करंट। ओके, कड़ा मुकाबला है और बजट भी है, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये जो खिलाड़ी नंबर 1 का ताज है किसके सर सजता है, लेकिन इसीलिए थोड़ा सा वेट धुपेश जी और अमोल जी की तरफ से आता हुआ। ओके, निफ्टी अगर आप देखें तो आधा फीसदी की तेज़ी के साथ ही कर रहा है कारोबार और निफ्टी बैंक में भी अच्छे मूव्स हैं। चलिए अब रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फिर से बात करेंगे हम। अब बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज़ पर। चलिए वक्त हो रहा है Q3 के नतीजों पर बातचीत करने का, और इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीकाजी फूड्स के मैनेजमेंट। और तीसरी तिमाही में कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें करीब 12% की ग्रोथ रही है। वहीं मुनाफे और एबिटा में अगर आप बात करें तो 2 गुना ग्रोथ दिखी है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के COO मनोज वर्मा जी और CFO ऋषभ जैन जी। मनोज जी, ऋषभ जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस रिजल्ट के लिए। काफ़ी अच्छे नंबर्स रहे हैं आपके। और ऋषभ जैन जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी। जैसा कि हम बात कर रहे थे, रिजल्ट्स दमदार रहे हैं, ये जो आंकड़े हैं इसके पीछे की वजह क्या रही? तो ओवरऑल टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन दोनों में हमने काफी इंप्रूवमेंट देखा है। इन सेकंड क्वार्टर में जब जीएसटी के चेंजेस आए उसके बाद एथनिक्स लाइन जो कोर बिजनेस है हमारा, वो काफी अच्छा ग्रो हुआ है। थर्ड क्वार्टर में हम लोग लगभग 14% ग्रो हुए हैं ओवरऑल स्नैकिंग बिजनेस में। और प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से देखें तो लास्ट Q3 ऑफ लास्ट ईयर वो बहुत टफ था, जहाँ पे एडिबल ऑयल प्राइस एक साथ इंक्रीज हुए थे। बट लास्ट 3 क्वार्टर में हमने कोशिश की वापस हमारे जो ग्रॉस मार्जिन की टारगेट है, EBITDA की टारगेट है, वहां पे आने की। और हमने उस पर, हमारी टीम ने सभी ने काफी अच्छा काम किया एफिशिएंसी बिल्ड करने में, प्राइसिंग बिल्ड करने में। और ओवरऑल हम अभी 34-35% ग्रॉस मार्जिन पे हैं और क्लोज 12.5% EBITDA में। सो ओवरऑल टारगेट जो हमने ईयर स्टार्ट में लिया था कि हम इस साल क्या करने वाले हैं, हम लोग लगभग ट्रैक में हैं। ओके,
ठीक है। अब मनोज जी, अभी ऋषभ जी ने एबिटा मार्जिन की बात की, 12.5% ग्रो हुआ है साल दर साल। अगर आप बात करें तो 7.8% से अच्छी रिकवरी है। ये कितना सस्टेनेबल लग रहा है आपको? इसके पीछे के कारण क्या है? कमोडिटी लेड रहा ये या फिर स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है? I think this is a mix of both. Certainly, जैसा भी ऋषभ ने बताया कि लास्ट ईयर Q3 was very tough क्योंकि ऑयल प्राइसेस वर वेरी हाई, सो थोड़ा वो सॉफ्टन हुआ और उस टफ टाइम्स taught us lot of lessons and we corrected us or improved on our the efficiency stuff and all. So what जो अब confidence है going forward we should be able to sustain it unless and until कोई बहुत major changes कुछ कोई commodities में नहीं आता, which as I speak ऐसा कुछ expected नहीं है। ओके, ठीक है। अच्छा, एथनिक स्नैक्स 13.3% साल दर साल बढ़ा है ऋषभ जी। एथनिक स्नैक्स में अच्छी यहाँ पर मांग देखने को मिली है। कौन से स्पेसिफिक सब कैटेगरीज जिसमें डिमांड अच्छी रही? हमारा सबसे बड़ा कोर प्रोडक्ट है बीकानेरी भुजिया, वो काफी अच्छा ग्रो हुआ इस क्वार्टर में। हमने कुछ कैंपेन भी चलाए थे अराउंड भुजिया की, भुजिया हो तो बिका जी कैंपेन। हमने कुछ कैंपेन अराउंड मार्केटिंग एक्टिविटी काफी की इस थर्ड क्वार्टर में, जिससे काफी अच्छी मदद मिली हमें ओवरऑल ये भुजिया कैटेगरी ग्रो करने में। लेकिन वेस्टर्न स्नैक ने बीट किया एथनिक स्नैक्स को। वेस्टर्न स्नैक में जिस तरीके से मूव्स आए हैं ऋषभ जी, क्या लगता है आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ पिलर क्या वेस्टर्न स्नैक ही होगा? शिफ्ट हो रहा है क्या टेक्टोनिक प्लेट्स? तो बेसिकली एथनिक स्नैक्स हमारा कोर बिजनेस है। एथनिक स्नैक्स तो जो हमारा टारगेट है कि हम 13 से 14% एथनिक स्नैक्स ग्रो करें, बट वेस्टर्न स्नैक्स बहुत छोटा है ओवरऑल हमारे बिजनेस में। तो ये ओवरऑल 8-8.5% बिजनेस शेयर है हमारा। तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिगिनिंग हमने काफी कैपेसिटी लगाई है एथनिक स्नैक्स की, तो ये 18 से 20% ग्रो करना चाहिए एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। ओके, यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मनोज जी, सवाल मेरा आपसे एक्सपोर्ट्स को लेकर है। एक्सपोर्ट्स भी ग्री हुए हैं, यहाँ पर अच्छी तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। कोई पर्टिकुलर रीजन जहाँ पर डिमांड अच्छी हो, और कितना सस्टेनेबल लग रहा है ये आपका एक्सपोर्ट्स बिजनेस? अब मैं आपको इस एक्सपोर्ट्स ग्रोथ के दो वेक्टर्स बताता हूँ। एक तो कैटेगरी जो कि हमारा स्वीट्स और फ्रोजन प्रोडक्ट्स। हमने कुछ टाइम पहले एक अरीबा फूड्स करके एक एक्विजिशन किया था जो हमको हेल्प करता है कैपेसिटी बिल्डिंग में फ्रोजन फूड के लिए, और ये फ्रोजन का जो मार्केट है वो एक्सपोर्ट्स ही है। तो हमारे पास अवेलेबिलिटी लिबरेट हुई, तो ये तो था कैटेगरी का प्ले। अदर देन दिस हमने पीपल डिप्लॉयमेंट, वेरी सीनियर रिसोर्स फॉर एक्सपोर्ट्स मार्केट यूएस में बेस किया है, मूव किया है, और हमने नए अकाउंट्स एक्सपेंशन जहां पे हम पहले नहीं थे हमने वहां पहुंचना शुरू किया है। तो जो हमने जिस तरह का इन्वेस्टमेंट और प्रोग्रेस किया है वो इनफ एंड मोर कॉन्फिडेंस देता है कि ये ग्रोथ सस्टेनेबल होगी, एंड वी आर वेरी एग्रेसिव ऑन आवर एक्सपोर्ट्स बिजनेस। ओके, एक आखिरी सवाल मनोज जी, Q4 के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड मार्जिन्स? So Q4 should be in line with what we have delivered in Q3. Only इस Q3 का जो downside था that was sweets का। अगर हम sweets को निकाल दें then you'll see सारी categories has done well, और sweets का भी reason ये था कि हमेशा Q2 और Q3 अगर जल्दी दिवाली आती है तो Q2 बड़ा हो जाता है, स्वीट्स का शिफ्ट उधर होता है, और देर से आती है तो Q3 बड़ा होता है। बट Q4 remains unchanged, so what we are looking at it is 15% plus growth in Q4 as well. Okay, all the very best for that मनोज जी एंड ऋषभ जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब रुक रहे हैं इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए अब वक्त हो रहा है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का, और फटाफट से मुनाफा का मीटर आपके लिए लेकर आते हैं। और मुनाफा का मीटर आपकी स्क्रीन पर क्या फेरबदल। धुपेश धमेजा जी पहले पायदान पर बने हुए हैं, 6.5% की करीब इनका पोर्टफोलियो रिटर्न देता हुआ। दूसरे पायदान पर रूपक देजी हैं, 4.5% के करीब इनके पोर्टफोलियो से रिटर्न्स मिल रहा है। अमोल ठाकुर जी भी लगभग 3.25% ज़्यादा के रिटर्न के साथ तीसरे पायदान पर बने हुए हैं। चलिए ये अपडेट हो गया मुनाफे का मीटर का। कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। चलिए अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।